हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस में। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी कॉकरोचों को मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से आप मेरी क्लासेस को देख रहे होंगे, मज़े से इस क्लासेस को पूरा भरपूर एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। और बहुत ही शानदार चीज़ जो आपको वर्तमान परिस्थिति में देखनी पड़ रही है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सा एक नई पार्टी जो आपके लिए आई है, वो है आपकी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे अपन इतिहास विषय से संबंधित, और उससे पहले अपन एक छोटी सी बात जो वर्तमान परिस्थिति में उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, कॉकरोच जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मात्र 5 दिनों में अपने 15 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टॉप पर चल रही है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। तो कांग्रेस कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। ठीक है बच्चों, इस बात से ये एक कहते हैं कि ये एक व्यंग्यात्मक पार्टी मान सकते हैं अपन इसको, कि जो आपके मुख्य न्यायाधीश है, जो इंडिया के जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई सूर्यकांत जी ने एक फैसला सुना रहे थे, फैसला सुना रहे थे, उसके उन पर उन्होंने एक बयान दिया था कि जो फर्जी डिग्री के आधार पर जो भी प्रवेश करते हैं, या जो फर्जी डिग्री के आधार पर प्रवेश करते हैं, जो नौकरी नहीं करते या फर्जी डिग्री से नौकरी प्राप्त करते हैं, और जो बेरोजगार है उनको उन्होंने क्या बताया, कॉकरोच है। उन्होंने कहा कि जो फर्जी डिग्री लेकर प्रवेश लेते हैं और नौकरी करते हैं वो बेरोजगार, वो सारे क्या है, कॉकरोच है। तो इस बात को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिजीत दीपक दीपके अभिजीत दीपके ने एक इस बात को एक नया अकाउंट बना के उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च कर दी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है बच्चों की, जो भी युवा हैं बेरोजगार, जो भी बेरोजगार युवा है जो इस सिस्टम से परेशान है, इस बेरोजगारी से परेशान है, इस सुविधा से, इस सरकारी सिस्टम से परेशान है, उन सारों ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और आज सब इससे नाराज है और इससे ज्वाइन कर लिया। और आज ये भारत के अंदर आपके कांग्रेस और बीजेपी जो बहुत कदावर जो पार्टियां हैं उनको पीछे छोड़कर एक नई पार्टी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी टॉप पर चल रही है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये तो एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, तो आप इस पर ध्यान ना दें और आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें। अपन बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के। तो कहते हैं कि जो आपकी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी है वो पूरे आपके भारत के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां उनमें सब में टॉप, उन्होंने सिर्फ 15 दिन के अंदर जिन पार्टियों को 20-20 25-25 साल लग गए सत्ता में आने के लिए, उसने केवल 15 मिलियन फॉलोअर सिर्फ 5 दिन में अपने 15 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कंप्लीट कर लिए। तो ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी जिसने 5 मिनट के अंदर 15 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट कर लिए। ये एक व्यंग्यात्मक बात थी। तो आप इन बात को ध्यान छोड़ते हुए अब अपन बात करेंगे अपने अध्ययन से संबंधित। अपन अपनी स्टडी से जुड़ते हैं, अपने विषय से जुड़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों इतिहास के अंदर उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, और उत्तर वैदिक काल में बहुत सी चीजें अपन ने क्लियर कर ली थी। अपन आज उत्तर वैदिक काल का एक जो लास्ट टॉपिक है, उत्तर वैदिक कालीन लास्ट टॉपिक ये है कि यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने एक चीज देखी थी कि कितने प्रकार के तो यज्ञ बताए थे, कितने प्रकार के ऋण बताए थे, किस किस तरीके के ऋण बताए थे, इन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। और आज की जो क्लास में अपन बात करेंगे वो बच्चों अपना जो नया टॉपिक होगा वो रहेगा आपका उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आर्थिक जीवन, यानी लोगों का आर्थिक जीवन किस तरीके का था, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से आर्थिक जीवन जीते थे, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आर्थिक जीवन किस तरीके से था, लोग किस कार्य में ज्यादा लगे हुए थे, किस कार्य से अपना जीवन यापन कर रहे थे, इसके बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था, यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। यानी कि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था जो कि आपका कौन सा था, आपके कृषि और पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में लोगों के का जो कार्य था, यानी लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो किस तरीके से था, कृषि और पशुपालन के आधार पर थे। ये बच्चों, ये जो उत्तर वैदिक कालीन लोग थे ये लोहे से परिचित थे।
और लोहे को बच्चों अपन को लोहे को इनके द्वारा श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क। यानी कि लोहा भी प्रचलित था इस काल के अंतर्गत, लोहे पे से परिचित हुए और लोहे को इन्होंने श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा। और उसके बाद बात करते बच्चों, इसके साथ ही बात से जहाँ का जो लोग थे, यहाँ के लोग जो तांबे से परिचित थे और तांबे को ये लोग जो बच्चों आपका लोहित अयस्क कहते थे। ये लोग किससे परिचित थे? तांबे से। और तांबे को क्या कहते थे बच्चों? ये लोहित अयस्क। लोहित अयस्क, तांबा को क्या कहते थे? ये लोहे अयस्क कहते थे। बच्चों अब आर्थिक जीवन यानी जीवन यापन करने के लिए मुद्रा की भी तो आवश्यकता पड़ती थी। तो बात करते हैं यहाँ की मुद्रा किस तरीके की थी, किस तरीके की मुद्रा ये या काम में लेते थे। बच्चों इसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की मुद्राएं आपके उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। पहली आपकी शतमान, एक होती थी कृष्णल, एक होती थी पाद। मुद्रा कौन कौन सी है बच्चों आपकी? शतपाल, ठीक है, ये थी ना। शतमान, शतपाल नहीं है बच्चों, शतमान, कृष्णल, वे उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा प्रचलित में थी वो थी आपके शतमान, शतमान, कृष्णल और पाद। शतमान, कृष्णल और एक पाद, ये 3 प्रकार की बच्चों यहाँ के मुद्राएं प्रचलित थी। और इसकी जो शतमान जो प्रचलित मुद्रा था, इसकी जो जानकारी अपने को मिलती है वो आपके, ये जो शतमान जो है ये शतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। और इसमें उल्लेख मिलते हुए कहा जाता है कि ये जो शतमान या शतमान जो मुद्रा थी, ये बच्चों सिर्फ केवल इसका उपयोग आपके ब्राह्मण जो होते थे या जो पुरोहित जो होते थे उनको दक्षिणा के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता था। शतमान का प्रयोग कहाँ किया जाता था बच्चों? ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में, ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है बच्चों अपने को शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से इसकी जानकारी मिलती है। और ये बच्चों आपके ये किस काम के आते हैं? ये केवल इसमें इस मुद्रा का उपयोग केवल क्या कहा जाता था? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि इस मुद्रा का केवल उपयोग ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के रूप में ही किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों इसका जो व्यावसायिक जो वर्ग होता था, जो उसका जो मुखिया है, व्यावसायिक वर्ग का मुखिया, वर्ग का मुखिया, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, व्यावसायिक मुद्रा का व्यावसायिक वर्ग का क्या बच्चों? अध्यक्ष या मुखिया। व्यावसायिक वर्ग का जो मुखिया होता था उसको बच्चों कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन कहा जाता था। और बच्चों ये जो है, ठीक है, इस प्रकार से ये व्यावसायिक वर्ग का मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था बच्चों? आपके श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, और व्यावसायिक वर्ग है तो कुछ शब्द यूज किए जाते थे, जैसे गणपति, गणपति कह लो, गण कह लो, श्रेष्ठी कह लो। गणपति, गण, श्रेष्ठी, गणपति, गण और श्रेष्ठी के किसके लिए यूज किया जाता था? ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? व्यावसायिक वर्गों के लिए। यानी कि जो भी वर्ग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए 3 शब्द यूज लिए जाते थे आपका, एक तो गणपति, एक गण, एक श्रेष्ठी। और इसका जो मुखिया होता था बच्चों उसको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। एक इसके अंदर बच्चों व्यावसायिक वर्ग के अंदर एक और पद होता था, एक व्यक्ति और होता था जो होता था सार्थवाह है। ये जो कार्य करता था बच्चों, ये व्यावसायिक वर्ग का पथ प्रदर्शक का कार्य करता था। व्यावसायिक वर्ग के पथ प्रदर्शक के रूप में ये
कार्य करता था और ये कार्य देता था, और इसे क्या क्या कहा जाता था बच्चों, आपका सार्थवा कहा जाता था, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, जो भी व्यावसायिक वर्ग है उस वर्ग के आगे का एक, इसके वर्ग के आगे एक अधिकारी या अध्यक्ष मानते हैं, एक व्यक्ति मान लेते हैं, जो क्या करता था, व्यावसायिक वर्ग का पथ प्रदर्शक करता था, जो भी कर वगैरह जो भी निर्धारित की जाती थी वो सारा और करता था, आपके शार्तवाह करता था बच्चों। एक प्रकार का इसके अंदर एक प्रकार का कर प्रचलित था व्यावसायिक वर्ग के वैदिक उत्तर वैदिक काल में, बलि बलि कर है, जो बच्चों बच्चों राजा की तरफ से दी जाती थी। राजा को जो जो व्यवसाय के होते थे, जो व्यावसायिक या जो व्यवसाय करने वाले जो लोग होते थे, जो गणपति या श्रेष्ठी होते थे, वो राजा को क्या देते थे, भेंट देते थे, जिसे क्या कह सकते हैं, बलि कह सकते हैं। राजा को दिया जाने वाला, ठीक है, राजा को उपहार दिया जाता था, जिसे अपन क्या कह सकते थे बच्चों, बलि कह सकते थे। तो बच्चों अपन ने बात कर ली आपके वैदिक उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आर्थिक जीवन किस प्रकार था आर्थिक जीवन में अपन ने बात की। सबसे पहले बात की अपन ने उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्थिक जीवन, बच्चों जो आर्थिक जीवन था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, वो बच्चों आपके एक तो कृषि और एक पशुपालन पर ही निर्भरता, यानी कि किस पर निर्भरता, कृषि व पशुपालन पर निर्भरता, क्या आपका आर्थिक आर्थिक जीवन। इस ये यहाँ के लोग बच्चों लोहे से परिचित थे, और लोहे को बच्चों ये या तो श्याम यश कहते थे, और कृष्ण यश भी लोहे को ही कहा जाता था, यानी लोहे को ये श्याम यश कहते थे, और लोहे को ये कृष्ण यश भी कहते थे। बच्चों ये लोग तांबे से भी प्रचलित थे, लेकिन तांबे को ये क्या कहते थे, लोहित अयस्क कहते थे। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है, प्रचलित जो मुद्रा थी वो बच्चों एक तो शतमान थी, एक कृष्णल थी, एक पात थी। शतमान मुद्रा है वो बच्चों ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में, यानी शतमान मुद्रा का उपयोग सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोगों को दक्षिणा देने के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी, यानी कि ये जो शतमान जो मुद्रा है ये सिर्फ दक्षिणा के रूप में ही उपयोग की जाती थी। इसकी जानकारी जो अपने को मिलती है बच्चों, वो आपके शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें यह बताया गया है कि जो शतमान मुद्रा है वो ब्राह्मणों को केवल अपने कार्य के लिए दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। ठीक है, और बच्चों व्यावसायिक वर्ग का एक मुखिया या एक अध्यक्ष होता था, उसे कहा जाता था बच्चों आपके श्रेष्ठीन। और जो लोग व्यवसाय करते थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, उनके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता, गणपति, गण या श्रेष्ठी। किसको कहा जाता था बच्चों, आपकी जो भी व्यावसायिक वर्ग है उनको क्या कहा जाता था, गणपति, गण और श्रेष्ठी। ठीक है, एक प्रकार का कर या उपहार मान सकते हैं, बलि नाम का एक उपहार, जो किसके द्वारा, आपके व्यावसायिक वर्ग के लोगों द्वारा राजा को जो भी उपहार दिया जाता था बच्चों, उसे कहा जाता था बलि। बलि कहा जाता था, उपहार या भेंट को क्या कहा जाता था, बलि। और बच्चों एक अधिकारी होता था शार्तवाह, जो कि राजा और व्यावसायिकों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता था, यही यहाँ के नियम कानून बनाता था, यही कर निर्धारण करता था। तो वो क्या होता था, व्यावसायिक वर्ग, जिसको या इसे कह सकते हैं पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं। तो ये बच्चों अपन ने बात कर ली आपके उत्तर वैदिक काल की आर्थिक जीवन की। बच्चों अब अपन उत्तर वैदिक काल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में जानते हैं, जिसके बाद अपन अपना ये जो आज का जो टॉपिक है ये समाप्त करते हैं, और कल फिर नए बिंदु नए विषय के साथ अपन नए बिंदु के साथ अपन फिर से उपस्थित होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब उत्तर वैदिक कालीन, ये बच्चों आपके इस उत्तर वैदिक काल का अंतिम टॉपिक है। उत्तर वैदिक कालीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को उत्तर वैदिक कालीन की याद रखनी है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि यहाँ की जो वैश्य, यहाँ का जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि वैश्य लोग ही कर चुकाते थे। उत्तर वैदिक काल में एक चीज जो है वो ये है कि आपके जो वैश्य लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, जो अपन ने बात की थी वर्णों की, तो वैश्य वर्ण के जो लोग हैं वही क्या देते थे बच्चों, आपके कर देते थे। और इस कर को बच्चों आपके क्या कहा जाता था, बलि कहा गया है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में से क्या कहा गया है बच्चों, बलि कहा गया है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं जो सर्वप्रथम जो जल प्लवन की जो घटना हुई है उसका उल्लेख भी आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें कि कई यानी जल प्लवन यानी कि उसे अपन कह सकते हैं बाढ़ आना या कह सकते हैं जल का बढ़ना, जल प्लवन की घटना। ठीक है, जल प्लवन की घटना का उल्लेख कहां मिलता है? आपके शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन का उल्लेख मिलता है बच्चों। यहाँ के लोगों को, यहाँ जो वरुण देवता है उसको राक्षसों के देवता कहा जाता था। वरुण को क्या कहा जाता था? राक्षसों के देवता। राक्षसों के देवता किसको कहा जाता था बच्चों? आपके वरुण को कहा जाता था। ठीक है बच्चों, वर्ण व्यवस्था का सबसे जब पहले जो उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपके इसमें जो सारी अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है आपके जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता था? आपके जाबालोपनिषद उपनिषद में, जाबालोपनिषद में मिलता है। जहां और गोत्र का जो उल्लेख है, सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख, वर्ण तो आपके जाबालोपनिषद से, और वर्ण गोत्र का अर्थ उद्देश्य जो या गोत्र का जो जानकारी मिलती है वो अपने को अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, और बच्चों एक ग्रंथ रचा जाता है। कौन सा ग्रंथ रचा जाता है? आपका उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ रचा जाता है जिसको क्या कहते हैं? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ रचा जाता है और इसमें 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। यानी कि इसके अंतर्गत सबसे पहले 3 आश्रमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और जो चौथे आश्रम की जो स्थापना होती है या जो सन्यास आश्रम है उसकी स्थापना आपके उत्तर वैदिक काल के बाद मानी जाती है। यानी कि जो 3 ही बताए गए हैं, 3 आश्रम बताए गए हैं, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन के बाद चौथे आश्रम का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो स्थितियां थी वो बच्चों आपके संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। स्त्रियां संपत्ति से वंचित। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों बात करते हैं। अपन ने बात की इस तरीके से, अपन ने देखा कि किस तरीके से आपका वैदिक उत्तर वैदिक काल के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अपने को देखने में पहले तो मिलता है आपको जो कर देते हैं, जो बलि कर या दिया जाता था, ये शतपथ ब्राह्मण में बताया, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है कि ये जो बलि कर है ये सिर्फ वैश्य लोग देंगे राजा को। ठीक है, और एक जल प्लवन की जो घटना है इसका उल्लेख भी आपके किसमें मिलता है? आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और वरुण को बच्चों राक्षसों के देवता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, इसके बारे में जानकारी अपने को मिलती है जाबालोपनिषद से। गोत्र की जानकारी बच्चों अपने को अथर्ववेद से मिलती है। ग्रंथ बच्चों आपके छांदोग्य उपनिषद लिखा गया है इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद लिखा गया, और उस छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों के बारे में बताया गया, जबकि चौथा आश्रम आपके उत्तर वैदिक काल के बाद बताया गया। और स्त्रियों की जो स्थिति थी, स्त्रियों के अंतर्गत बच्चों इनको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता, इनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, अब कुछ वैदिक शब्द हैं जिनका वर्तमान में अलग शब्दों अलग रूप में देख सकते हैं अपन, उनके बारे में अपन लिख लेंगे। यानी कि वैदिक काल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द जिनको वर्तमान समय में अपन अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं। तो एक तरफ लिखा जाएगा बच्चों आपके वैदिक शब्द, दूसरी तरफ लिखा जाएगा वर्तमान शब्द। वैदिक शब्द यार वर्तमान शब्द। सबसे पहले शब्द आता है वो आता है आपका उर्वरा। सिंधु घाटी में उर्वरा देवी की प्रतिमा मिली थी ना, उर्वरा। इसके अंदर अब वर्तमान में इसे कहते हैं जोते हुए खेत। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं ना, जुते हुए खेत या जोते हुआ, जुता हुआ खेत। अगला बात करते हैं व्रक या उक्षण। व्रक या उक्षण। व्रक या उक्षण का तात्पर्य होता है बेल, यानी बेल को क्या कहा जाता है? व्रक भी कहा जाता था, उक्षण भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों अपन, अगले जो बात करेंगे वो करते हैं अपन करीश्वर शक्रत।
करीश या शक्रत। करीश या शक्रत किसे कहा जाता था बच्चों? अपने गोबर की खाद को। गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? करीश या शक्रत कहा जाता था। सीता, सीता को बच्चों वर्तमान में कह सकते हैं हल से बना हुआ जो एक नालिया होती है उसे क्या कहा जाता है? सीता। सीता, हल से बनी नालियों को। हल से बनी नालिया। उसके बाद बात करते हैं उर्दर। अनाज को कहा जाता था उर्दर। अनाज को क्या कहा जाता था बच्चों आपके? उदर कहा जाता था। अनाज को नापने वाला यंत्र होता था उसे कहा जाता था उदर। अनाज नापने का अंतर या मापने का अंतर। अनाज मापने का अंतर, यंत्र। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन प्रजन्य। प्रजन्य कहते थे बच्चों एक प्रकार का पैमाना होता था। प्रजन्य क्या होता था? एक प्रकार का पैमाना। एक प्रकार का पैमाना होता था। और इसके प्रेजेंट जो प्रजन्य है वो बच्चों आपका है वो बादल है, सॉरी। ठीक है, ये बात कर ली अपने। उधर उधर किसे कहते हैं? अनाज नापने या मापने का अंतर होता था। और जो पैमाने के रूप में जिस चीज का प्रयोग किया जाता था उसी का कहा जाता था हाथी के दांत का उल्लेख मिलता है। पैमाने के रूप में हाथी दांत का उल्लेख। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों आपका जो अगला जो शब्द है उसकी बात करते हैं अपन अष्टकर्णी। छठा क्या है? अष्टकर्णी। बच्चों ये गाय को कहा जाता था अष्टकर्णी। आगे बात करते हैं अपन करमार। ठीक है, करमार बच्चों कहा जाता था लोहार को। आटा है बच्चों आपका पयस। पयस दूध को कहा जाता था। जो वर्तमान में पायस दूध आता है ना वो पयस से निकल कर आया है। पयस, पायस, दूध, पयस दूध। अजा, आगे बात करते हैं अपन अजा। लिख लेते हैं बच्चों, यही लिख लेते हैं अपन, क्या अलग से बनाएंगे अब। अजा, अजा कहा जाता था बच्चों आपके बकरी को। बकरी को क्या कहा जाता था? अजा कहा जाता था। वाप्ता कहा जाता था बच्चों नाई को। वाप्ता नाई को कहा जाता था। और बच्चों इसी के साथ आपकी अवी जो है उसे भेड़ को क्या कहा जाता था? अवी कहा जाता था। भेड़ को क्या कहा जाता था बच्चों? अवी। भेड़ को कहा जाता था अवी। और बच्चों आपके तसर कहा जाता था वो आपका तसर। तसर कहा जाता था बच्चों। अवी भेड़ को कहा जाता था। तसर जो कहता था तो चरखा आता ना, हाथ चरखा, जिससे सुताई, जिससे सूत की कताई होती है, जिसे कहते हैं तसर, किसे कहा जाता था? चरखे को तसा कहा जाता था। अगला जो बिंदु है अपना प्रजन्य। प्रजन्य किसको कहा जाता है? प्रजन्य कहा जाता है बच्चों बादलों को। ठीक है। इस तरीके से कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो आपके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली बच्चों। बात की थी अपन ने, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे उर्वरा। उर्वरा तो बच्चों जो खेत जुते हुए हैं उन्हें क्या कहते थे उत्तर वैदिक काल में? वैदिक काल में उर्वरा कहते थे। और वर्तमान में काल में के जो जुते खेत हैं जिसको अपने वर्तमान में कहते हैं जुते हुए खेत है उनको क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। व्रक और उक्षण जो कि वैदिक काल का शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता था? बेल के लिए। करीश व शक्रत ये जो बच्चों गोबर की खाद के लिए उपयोग किया जाता था शब्द। सीता। सीता शब्द है हल से बनी एक नालिया होती थी, है नहीं? हल से बनी नालिया, जैसे अपन हल चलाते खेत जोतते हैं तब वो नालियां बन जाती है ना दो,
बीच में से एक नाली बन जाती है, उसमें नाच डलता है, वो जिस प्रकार से एक हल से जो बननी थी नालियां, वही नालियों को क्या कहा जाता था, शीता कहा जाता था। उर्दर, उदर कहा जाता था बच्चों एक अनाज जो है उसको मापने का एक यंत्र था, और ये तो अनाज मापने का यंत्र उर्दर था, और पैमाने के रूप में अगर किसी का प्रयोग किया जाता था वो क्या था, हाथी के दांत का प्रयोग किया जाता था। अष्टकर्णी बच्चों गाय को कहा जाता था, अष्टकर्णी, गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता था या पूजनीय पशु माना जाता था, गाय को मारना उचित गलत था, उसको पाप मानते थे, इसलिए गाय का वध नहीं किया जाता था। अष्टकर्णी कौन थी, गाय। करमार कौन सी जाति के किसे कहा जाता, जो लोहार का काम करता, जो लोहे का काम करता, उसको क्या कहा जाता था आपके वैदिक काल में, करमार। पयस जो है बच्चों वैदिक काल में जो किसे जिसे क्या किसको कहा जाता, आपकी दूध को पयस कहा जाता था, क्योंकि ये पीने योग्य होता है। फिर बात की बच्चों अपन ने अजा, अजा किसे कहा जाता था, बकरी को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, अजा कहा जाता था। वाप्ता बच्चों नाई, जो नाई का जो कार्य करता, जो आपके बाल काटने का कार्य करता था, उसे क्या कहा जाता था, वाप्ता। अगला है बच्चों अवी, अवी किसे कहा जाता था, जो भेड़ होती है, बकरी जो भेड़ जो होती है उसको क्या कहा जाता था, अवी कहा जाता था। तसर है वो बच्चों चरखा आता था, जो सूत काटने के काम लिया जाता था, और जबकि क्योंकि उस समय सूती वस्त्र प्रचलन में थे, इसलिए उन्हें चरखा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हुआ करता था, जो हाथ से सूती वस्त्र बनाने का या सूती ऊन बनाने का कार्य करता था। अंतिम जो है प्रजन्य, प्रजन्य किसे कहा जाता था बच्चों, आपके बादलों को कहा जाता था। तो बच्चों इसी के साथ जो आपका जो उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल आपका समाप्त होता है। कल अपन नए बिंदु नए विषय के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो बच्चों आज तक अपन ने जो बात कर ली वैदिक काल की वो समाप्त होती है। वैदिक काल की जो क्लास है अपना जो वैदिक काल है वो समाप्त कर दिया। आज की क्लास में अपना जो वैदिक काल की है वो या जो उसमें आपके वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अंतिम क्लास थी, जिसमें अपन ने देखा कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। बच्चों लोग उस समय उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो जो आपके कृषि व पशुपालन के लिए प्रमुख रूप से जो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो आपके कृषि और पशुपालन था, और ये लोग लोहे से परिचित थे, और लोहे को ये या तो श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहते थे, और इसे तांबे को ये लोहे अयस्क लोहित अयस्क अयस्क कहते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ की जो प्रचलित जो मुद्राएं थी वो थी आपके एक तो शतमान, कृष्णल और पाद। जो शतमान मुद्रा है बच्चों ये सिर्फ ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के रूप में काम की ली जाती थी। इसकी जो जानकारी बच्चों अपने को मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि शतमान जो मुद्रा है वो तो सिर्फ ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में ही काम की जाती थी। अब बच्चों व्यावसायिक वर्ग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे उन्हें शरद श्रेष्ठी कहते थे, गण कहते थे, गणपति कहते थे। ठीक है, व्यावसायिक वर्ग का जो मुखिया होता था उसे श्रेष्ठीन कहा जाता था, और एक पद होता था सार्तवाह पद, जो कि व्यवसायिक वर्ग का या व्यवसाय वर्ग के आगे कार्य करता था, व्यावसायिक वर्ग का कार्य करता था, यानी ये इसके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता था कि किस चीज का क्या भाव तय करना, ये सारा कौन करता था, आपका शार्तवा करता था। और बच्चों बलि एक प्रकार का कर या एक प्रकार की भेंट हुई जाती थी, जो आपके राजा को दी जाती थी, किसके द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, यानी कि वैश्यों के द्वारा विशेष रूप से दी जाती थी। फिर अपन ने बात की बच्चों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में, देखा अपन ने उत्तर वैदिक काल के अंदर जो कर चुकाने का कार्य करते थे वो आपके कौन करते थे, वैसे ही करते थे, जिसे क्या कहा जाता था बच्चों, आपकी बलि कहा जाता था। सर्वप्रथम जो जल प्लवन की जो घटना हुई वो बच्चों आपके सतवत ब्राह्मण में उसकी जानकारी मिलती है, और वरुण को राक्षसों के देवता के रूप में देखा गया था उत्तर वैदिक काल में। और वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो बच्चों आपका जाबालोपनिषद में मिलता है, लेकिन गोत्र का जो उल्लेख है उसका प्रथम उल्लेख वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। फिर उत्तर वैदिक काल के अंदर एक उपनिषद रचा जाता है छांदोग्य उपनिषद, जिसके अंतर्गत सिर्फ 3 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो आपका चौथा जो संन्यास आश्रम है इसकी जानकारी बच्चों अपने को उत्तर वैदिक काल के बाद में देखने को मिलती है। तब की ये उत्तर वैदिक काल के समय की नहीं मिलती, ये उत्तर वैदिक काल के बाद में इसकी जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की जो स्त्रियां थी बच्चों उनको संपत्ति से वंचित किया जाता था, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ, फिर आगे अपन ने बात की थी शब्दों के बारे में जो अभी बात कर रहे थे, तो इसी के साथ आज की क्लास को बच्चों यही विराम देते हैं। कल नए विषय नए बिंदु के साथ मिलते हैं, और आप सभी मेरे कहने पर आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, जो आप बेरोजगारों के लिए, हम जैसे बेरोजगारों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करेगी आने वाले समय में, इसलिए आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कीजिए। अब तक 16 मिलियन फॉलोअर्स, सबसे तेज सिर्फ 5 दिन के अंदर जिन पार्टियों को 20-20 साल 30-30 साल 50-50 साल तक संघर्ष करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुंच पाई है, वो पार्टी आपकी सिर्फ 5 दिन में 15 मिलियन का
उसका जो एक परिवार बन गया। तो दोस्तों इससे आपको ये ज्ञात हो सकता है कि आपके जैसे ही बहुत सारे बेरोजगार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, ये बताने का तात्पर्य यही था कि बच्चों इतने से नहीं होगा, आप अपना संघर्ष लगातार जारी कीजिए। आप ये ना सोचे कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्या पता आपसे भी अच्छा कोई किसी कोने में बैठकर पढ़ रहा है। तो अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बनाए और लगातार संघर्ष करते रहे। इसी के साथ कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। अतः इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते, धन्यवाद।